आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं दीपेश परकले। दीपावली से पहले सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब देने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के बाद एक बार फिर आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, अंडरवर्ल्ड के आकाओं और जाली नोटों के तस्करों के साथ साथ ड्रग माफियाओं को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैन करने के पीछे ब्लैक मनी को मुख्य वजह माना जा रहा है, मगर हकीकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ देश की इकोनॉमी पर अटैक कर रहे आर्थिक आतंकवाद पर प्रहार किया, तो दूसरी तरफ नकली नोटों के तस्करों से लेकर अवैध नशे के सौदागरों पर भी शिकंजा उन्होंने कसा है। ऐसे में आज चर्चा आतंकवाद पर अटैक के इसी मुद्दे पर। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। तो एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा नकली नोट पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते थे, जिनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। यही नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी हवाला और नकली नोटों के जरिए ही भारत की अर्थव्यवस्था पर घात करता था। जाली नोटों के कारोबार का जाल चीन से भी जुड़ा हुआ है। चीन से पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होते हुए जाली नोट हिंदुस्तान भेजे जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। वहीं पश्चिम बंगाल का मालदा भी पिछले लंबे समय से जाली नोटों का हब बना हुआ है। यही नहीं, 10 लाख संचालित नोटों में 250 नकली नोट हैं। 70 करोड़ रुपए के नकली नोट हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था में संचालित हो रहे हैं और इन जाली नोटों के चलन से पाकिस्तान को हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है। आईएसआई को पाकिस्तान में छापी जाने वाली भारत की हर नकली नोट पर 30 से 40% का मुनाफा मिलता है। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर पर महज 18,000 रुपये में 1 लाख के नकली भारतीय नोट मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। तो भारत में रोजाना औसत बैंकिंग ट्रांजैक्शन 2,70,000 करोड़ रुपए का है, जिसके चलते साल में 800 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन 20% ट्रांजैक्शन ही बैंक के जरिए होता है और बाकी सारा लेन देन नगद से होता है। लेकिन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा हैंडल की जाने वाली यह करेंसी यानी नगद लेन देन ट्रेस भी नहीं हो पाता है और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कैश के रूप में इस ब्लैक मनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुश्मन देश भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के मकसद से करते हैं। ऐसे में अब काले धन पर सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक के आकाओं से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हड़कंप मचा हुआ है। काले धन पर पीएम का करारा वार। अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, माफिया और आतंक के आका भी बेहाल। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक चाल से ही देश के कई दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर दिया है। काले धन पर काबू पाने के लिए मंगलवार रात पीएम द्वारा फेंकी गई नोट बाउंसर ने भ्रष्टाचारियों को तो बोल्ड किया ही, साथ ही अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद, हवाला और सीमा पार तक नशे के काले कारोबार करने वालों को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। हालांकि ये कदम देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितना जरूरी था, उतना ही देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए भी अहम था, क्योंकि बढ़ती आतंकी गतिविधियां देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाने का काम कर रही हैं और ये आतंकवादी गतिविधियां सिर्फ और सिर्फ काले धन और जाली नोटों के सहारे संचालित होती आई है। वहीं हवाला जैसे काले कारोबार का इस्तेमाल भी आतंकवादी हथियारों की खरीद फरोख्त में करते आए हैं। अंडरवर्ल्ड पर अटैक। काले धन के बाद सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा सबसे बड़ा असर अंडरवर्ल्ड पर पड़ेगा। ये लोग अपना पूरा काम कैश पर करते हैं। अंडरवर्ल्ड कैश के जरिए अपने कामों को बेरोक टोक अंजाम देता रहा है।
चाहे वो लोगों से अवैध वसूली रही हो या फिर पैसे को ब्याज पर उठाना हो। अब ये सब कम से कम कुछ समय के लिए तो बंद हो ही जाएगा। बॉलीवुड में ब्लैक गेम पर बैन। बॉलीवुड में ब्लैक मनी का काफी चलन रहा है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के जरिए रहा हो या फिर प्रोड्यूसर उधार के माध्यम से अपना काम निकाल रहे हो। अब ये कैश भी बेकार हो जाएगा और कई सौ करोड़ के निवेश के जरिए होने वाले इस कारोबार पर भी सरकार के इस कदम का असर होगा। हवाला कारोबारी चित्र। इसके अलावा हवाला का कारोबार करने में लगे लोगों को घर बैठे जोर का झटका लगा है। उन्होंने जो पैसा अपने कस्टमर से लिया और जो पैसे डिलीवर करना होगा उसमें ये लोग फंस गए हैं और अब कमिटमेंट में देनदारी की उलझन इन्हें काफी समय तक परेशान करती रहेगी। नशे के गोरख धंधे पर नकेल। नारकोटिक्स में शामिल कई प्रतिबंधित दवाओं का नशे के रूप में हो रहा कारोबार आज मध्य प्रदेश, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मेघालय, हिमाचल और कश्मीर समेत पूरे दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में ले चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक भारत से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं दूसरे देशों यानी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भेजी जाती है और ये बाजार $12 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ड्रग्स का ये पूरा कारोबार भी कैश पर चलता है। इसके अलावा इसमें एक्सचेंज का भी बड़ा खेल होता है, यानी सीमा के एक तरफ से इन ड्रग्स को दूसरी तरफ फेंका जाता है तो बदले में दूसरी तरफ से इसी कीमत के बराबर नकली नोट फेंके जाते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी द्वारा ब्लैक मनी पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का एक साथ कई तरह के काले कारोबार में लिप्त लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले धन के साथ साथ आतंकवाद पर करें करारा प्रहार, अपने फैसले के जरिए जाली नोटों के सौदागरों से लेकर ड्रग्स माफियाओं की भी बंद करें दुकान और देश की अर्थव्यवस्था को दें एक नई उड़ान, तो सवाल उठते हैं। क्या पीएम के फैसले से जाली नोटों के कारोबार पर लगेगी लगाम? क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक से आतंकी और नक्सलियों की फंडिंग पर पड़ेगा असर? क्या बड़े नोट बंद करने से ड्रग माफियाओं का गोरख धंधा होगा मंदा? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे। विशाल शर्मा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसके शर्मा जी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ श्रीवास्तव मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसके शर्मा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, इसे चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे कालाबाजारी का मार्केट हो, चाहे ड्रग मार्केट हो, एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। हालांकि इकोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो मान भी लेते हैं कि हाँ, उस पर भी कहीं ना कहीं असर होगा, देश की इकोनॉमी यहां पर अच्छी होगी, बुल्टअप होगी। लेकिन जो आतंकवाद अंडरवर्ल्ड पे जो एक मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है, उसका कितना असर आप मानते हैं कि वाकई में अंडरवर्ल्ड का जो एक फंडिंग है वो उससे ब्लॉक होगी? कितना असर आप देखते हैं इन सब जो एक कैश के रूप में जो कालाबाजारी हो रही थी उस पर? ये कालाबाजारी जितनी होती है, आतंकवादियों को फंडिंग हो या नक्सलाइट को वो फंडिंग हो या ड्रग माफियाओं को फंडिंग हो, ये सब कुछ कैश में ही होता है। और इस कैश में इंडियन करेंसी के साथ साथ फेक करेंसी जो पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश के माध्यम से जो भी आती है, वो भी उतनी ही महत्व रखती है जितना इंडियन करेंसी है। तो और ड्रग माफियाओं को भी यही स्थिति है। ये जो एकदम से नोट बंद किए हैं और जो नए नोट आए हैं, इससे इनकी जो फंडिंग हो रही थी वो टोटली बैन हो जाएगी। और खासकर जम्मू कश्मीर में जो बच्चों को पैसे दे करके पत्थर फेंकवाते थे, वो उस पर बड़ा भारी असर पड़ेगा। और उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो देंगे क्या? तो ये बहुत अच्छा कदम रहा और इसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है, चाहे कोई भी हो, या लेमैन हो या मीडियम वर्ग का आदमी हो या हायर लेवल का आदमी हो, सभी लोग इसकी बड़ी स्वागत किया लोगों ने इसका। लेकिन 2000 का जो नोट आया है शर्मा जी, क्या उससे अब ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत आसान हो जाएगा? पहले तो 1000 की गिनती को रखने में बहुत ज्यादा स्थान घेरती थी, ये मान लीजिए अब 2000 का हो गया तो वो और आसान हो सकता है।
ये आपका कहना सही है, लेकिन इसके पीछे आगे देखेंगे आप कोई न कोई ऐसे नियम हम आएंगे और बनेंगे कि जिससे ये 2000 का नोट आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा, और वो करना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई तात्पर्य रह नहीं जाएगा। ये नोट जैसे ये नोट बन गए नकली और मार्केट में आ गए और ये सब माफिया चालू हो गए, वैसे ही ये भी हो जाएंगे। इसके लिए दो जो मेरा वो है कि मानना कि दो चीजें शासन को करना चाहिए। एक तो ये कि नकली नोट न छपें, इस पर प्रतिबंध लगाएं, ऐसे नोट छपें जिसकी नकल न की जा सके। और नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा थ्रू बैंक अगर ट्रांजैक्शन हो, वो इस पर नकली नोट पर और इन पर सब पर प्रतिबंध लगा देगा। बिल्कुल। अभी कैश जो जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है, नंबर 2 की चीज। बिल्कुल। अभी अगर आज का जिक्र करें तो आज दिन भर से जिस तरह से लोगों के पास 2000 का नोट आया है, वे जब देख रहे हैं, मैंने जब उसे देखा, मैं खुद 4 घंटे लाइन में लगने के बाद 4000 रुपये कैश करा पाया, तो वो ऐसा लग रहा है बहुत आसान है। उससे ये लग रहा है कि ये बहुत हल्का नोट है, इसको तो इजीली मतलब एक नकली नोट इसका बनाया जा सकता है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, इस फैसले का मार्केट के बारे में अगर देखा जाए तो मार्केट में कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि चाहे अंडरवर्ल्ड को, चाहे ड्रग मार्केट हो, चाहे जाली नोटों की का जिक्र हम करें, ये सब कैश में होता था। अंडरवर्ल्ड का अगर बात की जाए तो चाहे अपने को ब्याज से पैसा उठाना हो, चाहे किसी को अड़ीबाजी करना हो, ये सब कैश का मार्केट था। इससे कितना असर आप देख रहे हैं मार्केट पर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कदम उठाया गया है, इससे एकदम से झटका लगा है जिनके पास ये जितने भी आपने नाम लिए, ड्रग माफिया, टेररिज्म, किडनैपिंग और ये सारी चीजें, तो इनके पास जितना भी फंड था वो आज बिल्कुल बेकार हो गया इनके लिए। तो एक बहुत ही करारा झटका है, जिससे इन सारे उद्योगों को उभरने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ये सारी फंडिंग, सारे जो भी कहें इनके क्रियाकलाप हैं, सारे कैश में चलते थे। अब वो कैश स्वीकार्य नहीं है। तो इस पूरे सेक्टर को वापस से अगर इनको आना है तो इनको काफी समय लगेगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का रुख है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेंसी मार्केट में फ्लोट होने वाली है। हम बैंकिंग चैनल्स की तरफ, जैसे कि आपने देखा आरबीआई के भी अभी जो सर्कुलर्स आए, उन्होंने कहा कि साहब आप एनईएफटी करिए, आईएमपीएस कीजिए, मोबाइल ऐप के जरिए जो है ट्रांजैक्शन करिए। ये एक आम जनता को एक सुझाव है, एक तरह से ढकेला जा रहा है कि हाँ भाई देखिए, आपको इस मोड में ही आना है, कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करना है और बड़े नोटों की उपलब्धता। अब देखिए, आप आज एकदम से पूरे इंडिया की, या कहना चाहिए जो भी इंडियन करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड भी है, वो खत्म हो गई। अब नई करेंसी को उतना रिप्लेनिश होने में काफी समय लगेगा, और जब उपलब्धता इस कैश की कम होगी तो ये सारे धंधे, जो व्यवसाय, काला बाजारी, ये सब चल रही है, ब्लैक मनी मार्केट में है, जो प्रिंटिंग भी हो रही थी। तो देखिए, अब सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ऐड किए गए हैं इसमें, और काफी इसको रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है। जब तक इसको समझेंगे, जो कहना चाहिए, हम जो ISI की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अदर अपने आसपास के पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे हैं, जो कि इस तरह के नकली नोटों को छाप करके हमारी अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनको भी इस चीज को समझने में और नए तरह की चीज। देखिए, अब नोट बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं बन सकता है, लेकिन काफी समय लगेगा। और मेरे ख्याल से माध्यम आरबीआई ऐसे चेक्स लगाएगा कि ये जो भी नोट आ रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग हो सके, और जो जाली नोट आ रहे हैं उनको रोका जा सके। इसके लिए कुछ ना कुछ कड़े उपाय लाने होंगे, अगर हमें इस काले धन को, या कहना चाहिए कैश मार्केट को, हमें सप्रेस करना है। तो नहीं, तो मतलब ये मान लिया जाए कि सौरभ जी, आप थोड़े समय के लिए तो ये मान रहे हैं कि जाली नोटों की, नकली नोटों की जो दुकानें चल रही थी वो अब ठप हो चुकी है? बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, और कहना चाहिए वेंटिलेटर पे चली गई हैं, और मरणासन अवस्था में भी पहुंच सकती हैं, और इसको वापस रिवाइव होने में काफी समय लग सकता है। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि नहीं होगी, लेकिन इस कदम से काफी हद तक उस पर लगाम लग चुकी है।
बिल्कुल। चलिए आप हमारे साथ रहिए। सौरभ जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेश गुप्ता जी हैं, राज्य वित्त आयोग के सदस्य हैं। नरेश जी, सबसे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, ये जो फैसला हुआ है, चाहे अंडरवर्ल्ड को आप ले लीजिए, चाहे जो जाली और नकली नोटों की दुकानें चल रही थी, चाहे ड्रग मार्केट हो, चाहे बॉलीवुड हो, कितना असर आप इस फैसले का अब इन सेक्टर्स में देख रहे हैं? देखिए, इन सेक्टर्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए ये सेक्टर जो है इमीडिएट तो खत्म हो गए हैं। इन सेक्टर्स की स्थिति एकदम जीरो हो गई है। अब इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड खत्म हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा राष्ट्र की नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर और कुछ आइसोलेट प्लेसेस में जो एंटी नेशनल मूवमेंट जो चल रहे थे, टेररिज्म था, नक्सलिज्म जो था, वो बहुत बहुत हद तक क्रश हो जाएंगे और फेक करेंसी जो मार्केट में थी वो भी एकदम खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। विशाल शर्मा जी हैं। विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल शर्मा सोशल एक्टिविस्ट हैं। विशाल जी, आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? आपको क्या लगा जब से ये फैसला हुआ है, उसके बाद से आप क्या महसूस कर रहे हैं? कितना परिवर्तन हुआ है और कितना इफेक्ट अब ये फैसला कर रहा है इन सेक्टर्स की अगर बात करें तो? देखिए, किसी भी फैसले को हम सही या गलत तभी बता सकते हैं जब उसके परिणाम को हम देखें। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डर गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज भी हम ये देख रहे हैं कि रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान बराबर सीज फायर उल्लंघन करता जा रहा है और आतंकवादियों का वहां पे बोलबाला अभी भी है और हमारे जवान और हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं। वैसे ही उसी प्रकार से मेरा ये सोचना है कि ये जो इन लोगों ने नोटों को बंद किया है, इसका असर जरूर आएगा, लेकिन जब तक हम ये समझें कि आतंकवाद में जो पैसा इकट्ठा होता है वो अपने आतंक से उसका कलेक्शन करते हैं और उसमें इंटरनेशनल मार्केट से भी फंड आता है। बिल्कुल। तो जब तक उनका आतंक जिंदा है तब तक उनको फंड मिलता रहेगा, उनको फंड की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। इस पर हम ये नोट बंद करके हमने टेम्पररी उनको झटका तो दे दिया जी, लेकिन उनका हम लोगों ने अभी तक कमर नहीं तोड़ पाए हैं। और मुझको नहीं लगता कि जो हम जिस आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है, जो इंटरनेशनल फंड आता है वो कहीं रुपयों में आता होगा। अगर हमको इनका वो करना होगा तो हमको इनका इंटरनेशनल जो कनेक्शन है, जो डॉलर्स के साथ है, जो पाउंड्स के साथ है, जो यूरो के साथ है, जिससे इनको हथियार मिल रहे हैं, वो कनेक्शन आपके इन रुपयों को बंद करने से नहीं कट होगा। बिल्कुल। भोपाल से हमारे साथ एक दर्शक हैं, यूसुफ जी, स्वागत है आपका। सवाल करें जी। मैं गुप्ता जी से एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि बड़ी खुशी की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया है और इसकी सराहना की जाना चाहिए और हमारी जनता को इस पे प्रसन्न होना चाहिए। अच्छी बात ही है, लेकिन ये सबके बीच में हम एक चीज भूल रहे हैं और वो ये भूल रहे हैं कि चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे आतंकवादी हो और चाहे दीगर जो ये ब्लैक मनी वाले हो, ये इस तरह का जो कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें क्या हमारा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? अगर मान लीजिए आपने 1000 के या 500 के नोट नए जारी कर दिए, जी, वो दोबारा इसकी नकल करेंगे और मार्केट में उतारेंगे, तब आप उसका क्या विकल्प ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल उस पर हम जवाब लेंगे। उस पर हम गुप्ता जी का जवाब लेंगे। एक और दर्शक शैलेंद्र जी हैं बंडा से। शैलेंद्र जी, स्वागत। सवाल करें अपना। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। जी जी, आप सभी हमारे व्यूअरों के लिए जी हम ये बोलना चाहते हैं कि जो अभी नोट बंद किए हैं माननीय मोदी जी ने, निश्चित रूप से उसकी सराहना सारी दुनिया में हो रही है। जी जी। और क्या इससे नोट बंद करने से जो नेता हमारे क्यों हरा रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के और अन्य जगह के किनको समय और दिया जाए, ये वो ये चुनाव में उपयोग करना था उनको, तो इससे निष्पक्ष चुनाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल। चुनाव होंगे, बहुत अच्छे चुनाव होंगे, इससे कोई सराहनीय काम है ही। और हमारा क्वेश्चन ये है कि नेता लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस चीज का, बताइए हमें इस बात। बिल्कुल, अब ये तो वही जाने, लेकिन फिर भी हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। मेरे साथ लगातार वरिष्ठ अधिकारी हैं शर्मा जी। मैं यही समझना चाहूंगा, चाहे इस पूरे मार्केट की बात की जाए, जो ब्लैक मनी के हम जिक्र कर रहे हैं, वो ब्लैक मनी सिर्फ करेंसी में हो, ये पॉसिबल है या नहीं है? नोट तो आपने बंद कर दिए 1000 और 500 के, चलिए ठीक है, जो पैसा थोड़ा बहुत था वो बंद हो गया, लेकिन
महिलाएं नोटों की गिट्टी लेके दुकानदार के पास पहुंच गई, ये 5 लाख रुपए रखो, हमको सोना दे दो। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी कर लिया, बल्क में शॉपिंग कर ली। बल्क में शॉपिंग ऐसी कि जितना आपके दुकान में, जितना आपके शॉप में महंगा आइटम है वो आप हमें दे दो, ये कैश रख लो। इंदौर का एक मामला था, 5 लाख के उस शख्स ने रेलवे के टिकट खरीद लिए। अब ये जो कालाबाजारी, अब ये जो ब्लैक मनी नए सिरे में आ रही है, नए तरीके से अब जो लोग उसको अपना रहे हैं, उस पर कैसे रोक लगेगी शर्मा जी? ब्लैक मनी पर रोक तो इसमें धीरे धीरे ही आएगी, एकदम चाहे कि आज कोई रोक आ जाए तो वो संभव है नहीं। जैसे जैसे मार्केट में पैसा आता जाएगा वैसे वैसे लोगों के पास कम पैसा आएगा तो ब्लैक मनी ऑटोमेटिकली रुकती चली जाएगी। अब जिन लोगों ने जो बल्क में खरीदी की है वो इस उद्देश्य से की है कि हम इसको आगे चल करके बेच लेंगे और अपना मनी 100% नहीं तो 60% वापस मिल जाएगा। लेकिन वो संभावना कम दिख रही है क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा आ नहीं पाएगा जितना वो उम्मीद करते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, अभी था, वो 1 करोड़ में से करीब करीब 60% तो उसका बेकारी हो गया। अब बचा उसके पास केवल 40 लाख रुपए, तो उसमें से वो क्या वो ब्लैक में ऐसे सामान खरीदेगा और क्या वो करेगा ब्लैक मार्केटिंग। तो इसलिए इस पर ऑटोमेटिकली प्रतिबंध लग जाएगा, जैसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और शासन की शक्ति तो इस पर रहेगी नहीं तो ये सब बेकार हो जाएगा। अब ये फिर पैसा जाएगा उनके पास में। जैसे विशाल शर्मा जी ने कहा कि आतंक अपने आप पैसा कमाता है, ये बात सत्य है, लेकिन वो पैसा कमाता था 1 रुपया और उनको 10 रुपए मिलते थे इसके फोर्ज करेंसी के। तो यो फोर्ज करेंसी 10 और 1 मिलाकर के 11 हो जाते थे, उसमें वो कुछ भी खरीद सकते थे। जितना भी जो हथियार खरीदते हैं वो खरीदते हैं, ये बात सही है कि वो सब विदेशी मुद्रा में ही खरीदी जाती है, लेकिन वो विदेशी मुद्रा कन्वर्ट करता है इंडियन करेंसी, उससे वो विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है और उसके थ्रू वो खरीदते हैं। बिल्कुल। विशाल जी का आपने जिक्र किया, विशाल जी है हमारे साथ। विशाल जी, नक्सलियों का अगर जिक्र करें, मैंने अभी तक नहीं देखा कि नक्सली पैसों के लिए लूटपाट कर रखे हो, मारपीट कर रखे हो, हथियार भी वो अपने हिसाब से ले लेते हैं। उनकी जो फंडिंग होती है, अभी जो उनकी फंडिंग थी, अभी जो उनका बल्क बना हुआ था, उस पर तो फिलहाल की कंडीशन में रोक लग गई है। अब आगे उनका जो बल्क है वो वापस से इकट्ठा ना हो, अब उनका पैसा इकट्ठा ना हो, उसके लिए क्या वाकई में अब कोई आगे से प्रावधान होगा? पुलिस किसी तरह से काम करेगी या वापस से जो लोग अभी तक उनके लिए पैसा जमा करते थे, उनको देते थे, वो इसी तरह से अब आगे भी इसको कन्वर्ट करके दे देंगे? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि आज तक जितनी भी नक्सली वारदात हुई हैं या एनकाउंटर्स हुए हैं या जो भी जब्ती हुई है, उसमें ज्यादातर हथियार या नक्सली साहित्य ही जब्त हुए। कहीं भी हमने ये नहीं सुना कि नकदी पैसा जब्त हुआ है। या तो नकदी पैसा जब्त हुआ, पुलिस वालों ने रख लिया, या उन लोगों के पास नकदी पैसा कहीं रहा ही नहीं है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि नक्सली जो युद्ध लड़ रहे हैं वो हमारे पैसे से ही हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। हम जितना भी पैसा वहां पे भिजवाते हैं विकास के लिए, उसका आधा पैसा उन तक चला जाता है क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी और वहां के भ्रष्ट लोगों ने वो पैसा पूरा वहां पे किया हुआ है। जहां तक शर्मा जी ने अभी ये बात कही कि भ्रष्टाचार पे और इन पे सब पे रोक लगेगी, तो फिर मैं बहुत ही उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि यहाँ के अधिकारी और मंत्री किस तरीके से काम करते हैं, जिनको हमेशा पैसा लेने की आदत पड़ गई थी। अगर अगले 2 महीने 6 महीने के अंदर ये हम देखें कि यहाँ के अधिकारी लोग बिना पैसे लेके काम कर रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सार्थक पहल थी। जी बिल्कुल। हमारे साथ 2 दर्शक हैं रायगढ़ से। संतोष जी, स्वागत, आपका सवाल करें। हाँ सर, मेरा जो विशाल शर्मा जी एक्टिविस्ट हैं उनकी बहुत बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। मेरा बस एक ही सवाल है सर मोदी जी से। जिस समय मोदी जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे हैं, उस दिन उसी रात से लगभग मैं बता रहा हूँ 50 और 100 का नोट अरबों खरबों रुपए में छापा गया है, नकली नोट। अब ये सरकार कैसे करेगा ये बताइए हमसे। बिल्कुल, चलिए वो भी ले लेंगे। गंज वासुदा से एक और दर्शक, मेरे को ये जी आपका सवाल। गंज वासुदा से एक और दर्शक सुनील हमारे साथ है। सुनील जी स्वागत, सवाल करें अपना। चलिए, सुनील जी से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला है, कई सेक्टर्स पर, कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है, पड़ा भी है, लेकिन एक सवाल जहन में ये उठ रहा है कि अगर इसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन था तो
तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों को इससे संतुष्ट नहीं किया गया? नरेश गुप्ता जी, गुप्ता जी जी आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, जी फिर से रिपीट करिएगा। जी नरेश गुप्ता जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है, कई सेक्टर्स पर इसका असर देखने को मिल रहा है, पड़ रहा है और आगे भी जाकर पड़ेगा। लेकिन अगर इस फैसले का कोई वैज्ञानिक अध्ययन था, कोई वैज्ञानिक आधार इसका निकलकर सामने आ रहा था, तो उसे सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं किया गया? देखिए, किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए इस टाइप से किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसको गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये जो ब्लैक मनी, टेररिस्ट, नक्सलाइज्ड ये जो है या ड्रग माफिया उसका यूज करते, कहीं ना कहीं उसको पैटर्नाइज करने की कोशिश करते। ये तो मोदी जी ने बहुत लंबा समय दे दिया, 50 दिन का जी, क्योंकि जो जिसपे ले जनता को बहुत तकलीफ ना हो। अदरवाइज इतने समय देने की भी आवश्यकता नहीं थी। उस पर मिनिमम से मिनिमम समय देकर, देखिए आज लोगों को थोड़ा सा हरासमेंट हो रहा है, लेकिन उस हरासमेंट की राष्ट्र में कितनी बड़ी फायदे हो रहे हैं, राष्ट्रीय चरित्र का। देखिए, और जो भ्रष्टाचार की और दूसरी बातें कर रहे हैं हमारे मित्रगण, तो वो इनर हार्ट से चीजें आएंगी। यदि मैं बेसिकली मैं बेईमान हूँ तो मेरे तो ठोक ठोक के मुल्ला कोई नहीं बना सकता मुझे। तो ये चाल चरण चरित्र इस देश में स्वतंत्रता से आज तक, पहले से लेकर आज तक के बहुत सारे लोगों ने इस देश को जो दिया है, मैं, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, तो वो चरित्र को बनाते बनाते मोदी जी को बहुत समय लगेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। पहला बार इस देश में एक लंबे समय बाद ऐसा प्रयास किया कि ऊपर से नीचे ईमानदारी आ रही है। नहीं तो हर आदमी सोचता था ऊपर वाला कि मुझे भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, नीचे का आदमी पैसा नहीं खा सकता। ऐसा पहले बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है कि ऊपर से ईमानदारी होगी तभी ईमानदारी इफेक्टिव होगा। ये बहुत बड़ा प्रयास है। और जहां तक इसको पहले जानकारी में देने का आधार है, मैं नहीं सोचता कि उसका कोई आधार है, और नहीं देना ही उचित है इस पूरे स्कीम को सक्सेस करने के लिए। जी बिल्कुल। सौरभ जी लगातार हमारे साथ हैं। सौरभ जी, एक जो मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें, भारत का अगर जिक्र करें, तो पैसे इकट्ठा करना घर के लोगों का एक, ये कह लें कि एक तरीका ऐसा होता था कि अगर आड़े वक्त में कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा। इसका असर भी जब भारत ने देखा था, जब एकदम से क्राइसिस की स्थिति आई थी, जब मंदी का दौर आया था, तब अमेरिका जैसा देश हिल गया था, लेकिन भारत नहीं हिला था क्योंकि उसके पास अपने घरों में पैसा जमा था। वो एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण माना जा सकता है। लेकिन अब ये जो फैसला हुआ है, पहले ये देखा जाता था कि गांव के पटेल होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जो एक किसान बड़े मान लेते हैं, वो ये करते थे कि बल्क में पैसा लाते थे, कार खरीद लेते थे, बल्क में पैसा लाते थे, शॉपिंग कर लेते थे। अब वो मार्केट कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, लेकिन उसमें भी कई बार जाली नोट हुआ करते थे, वो पकड़ में नहीं आते थे। अब जो होगा, अब उसका जो असर, अब ये जो फैसले का जो असर मार्केट पे देखने को मिल रहा है, वो कब तक रहेगा, और ये जो असर है ये क्या लॉन्ग टाइम देखने को मिल सकता है, और अगर नहीं मिलेगा इसको देखने के लिए लंबे समय तक, तो इससे कैसे अब आगे पार पाएंगे? देखिए क्या है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, अब इतना सारा करेंसी, अगर अब भारत की अपन विशेष बात करें, और जो आपने कहा कि महिलाओं के पास जेवर भी हैं, स्वर्ण भी है, और नकदी भी काफी हद तक उन्होंने अपने पास जमा कर रखी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा है कि ये जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, अगर आपने घर में रख लिया उसको, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी वो लेके आए हैं। अब इन्होंने यह जो काम किया है, अब आप इससे सोचिए कि भारतवर्ष से कितने लाखों करोड़ रुपए मुख्य धारा में बैंकों में आ जाएंगे, भले ही कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको विड्रॉल भी अलाउ करना है। लेकिन आज जो महिलाओं के पास, अगर हम छोटे छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों की भी बात करें, तो महिलाओं के पास 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए इस तरह से नगद में बचत है, वो मुख्य धारा में आएगी। और प्रयास ये होना चाहिए कि ये जो देखिए, ये जो पैसा बैंकों के पास जाएगा, अल्टीमेटली ये पैसा व्यापारियों को, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इन सब जगहों पे इस्तेमाल होगा। तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था में तो सुधार आएगा। बिल्कुल हो सकता है इसका हमें बैंकों के लेंडिंग रेट पे भी कुछ असर देखने को मिले। और
लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है, जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि भाई कोई हमें इसका साइंटिफिक मेथड जो इन्होंने बंद किया एकदम से, इसकी कोई स्टडी करी गई हो या कुछ रिसर्च किया गया हो। सर ये तो एक इकोनॉमिक्स की छोटी सी पॉलिसी है कि डीमोनेटाइजेशन, अगर आपके पास जाली नोट हो रहे हैं और तो उसका डीमोनेटाइजेशन करके उस पुरानी करेंसी को सर्कुलेशन से आउट किया जाए एवं नई करेंसी इशू करी जाए। तो लॉन्ग टर्म में अभी देखते हैं क्या क्या असर आता है। और लॉन्ग टर्म में देखिए कोई भी जो हमने कहा चरित्र निर्माण या हैबिट्स की बात करें हम, भारतीयों की एक सोच और जो उनकी बचत का तरीका है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश है कि भाई घर में ना रख करके बैंकों में रखें, बचत तो आप वहां भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी आप वहां रख के कुछ ब्याज मिलने वाला, कुछ पैसे का डेवलपमेंट में यूज होगा। जी जी जी, और आपका पैसा भी बढ़ेगा उससे। बिल्कुल नरेश जी, ये भी मान लिया कि चलिए पैसा बढ़ेगा, लेकिन एक जो यहां पर एक जो फ्रीलांस जो था, ये अपन उसको फ्रीलांस इसलिए कह रहे हैं कि ये मान लीजिए एक जो फुटकर व्यापार था उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव यहां पर पड़ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर हुआ है। नहीं, फुटकर व्यापार में इससे कोई फर्क नहीं होगा जी। देखिए लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसे का उपयोग करेंगे और वो पैसा यदि उनके पैसे में ब्याज मिल रहा है और उस ब्याज से उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने से उनकी परचेज कैपेसिटी बढ़ेगी, तो जिस लेवल के लोग हैं उस लेवल पर उनको एक्सपेंडिचर करने की आदत बढ़ेगी और वो उस लेवल पर खर्चा करेंगे, क्योंकि उनका आमदनी का सोर्स बढ़ रहा है। यदि वो पैसे डमी पैसे जो हैं बैंक में जा रहे हैं तो उससे उनकी परचेज कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि आपके प्रश्न 100 रुपए का यदि 105 रुपए होता है तो उसकी 5 रुपए का खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसका लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो 2 साल 10 साल तक वो 100 रुपए रखा है तो 100 रुपए है, लेकिन 10 साल बाद वो 100 रुपए का 180 रुपया हो जाता है तो उसकी 80 रुपए की उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो वो एक बेनिफिट है और वो पैसा प्रोडक्टिव रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी और रिसर्कल होगा वो पैसा, उसका एक बेनिफिट होगा। चलिए बिल्कुल इसको समझना। एक और दर्शक जबलपुर से हमारे साथ है राजेंद्र जी। राजेंद्र जी स्वागत आपका। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात के हेलो जी राजेंद्र जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि सर यहाँ से आपने शुरू किया था कि मोदी साहब ने सर्जिकल किया जैसे पाकिस्तान पे किया था, तो सर पाकिस्तान पे आपने सर्जिकल किया तो उसके रिजल्ट आपके सामने है कि उसके बाद जो वहां से अटैक हो रहा है वो प्रतिदिन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो इस किस्से में भी आप थोड़ा सा ये जानने बताइए मुझे कि जब ये नए नोट आप निकालेंगे तो क्या ये दोबारा नोट छप के वापिस नहीं आएंगे? लेकिन मुद्दा ये है कि माननीय मोदी साहब का चुनाव से पहले ये कहना था कि साहब जो ये भ्रष्टाचार का पैसा दबा हुआ मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये बाहर ना निकाल के उन्होंने तो पूरा पैसा ही खत्म कर दिया और आप देखेंगे 18 से 20 हजार करोड़ रुपया इसको छापने में खर्च हो रहा है। तो अब आप ये बताया हमें कि आपका कितना पैसा इस तरीके का है, जब आप नए नोट छाप रहे हैं तो इतना खर्च हो रहा है आपका, तो आप कहाँ से, आप तो नुकसान में कर रहे हैं ना देश को, कोई भला तो देश का कर नहीं रहे। ये पॉलिसी आपने सर्जिकल की बात की तो वो देख लीजिए, और यही बात मैं आपसे मेरी एक और विनती है वो भी आप सुन लीजिए कि साहब कूटनीति में भी हम फेल हो गए। आपने गोवा में ब्रिक्स में आपने पूरे देश के सामने पूरी तमाचा मार के चले गए, हमें चाइना वाले रशिया वाले और सब, तो ये आप वहां भी फेल है यहाँ भी फेल है, कल आप पास होंगे क्या गारंटी है? चलिए उस पर हम आएंगे। और लेकिन हमारे साथ शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। सर आप एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रखे हैं। एक बार मैं जिक्र करूं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो मैंने एक बार सुना था उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि एक ऐसी बीमारी हो गई है, चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे कालाबाजारी हो, ब्लैक मनी हो, एक ऐसी बीमारी हो गई है कि इसके लिए एक कड़वी दवा लेनी होगी, और शायद ये फैसला एक वही कड़वी दवा है जो उन्होंने लिया है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरह से अभी हमारे एक दर्शक ने भी जिक्र किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद भी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई। अब यही सवाल है कि ये जो ब्लैक मनी ये जो सामने आई है, चाहे अंडरवर्ल्ड हो, चाहे नक्सली हो, चाहे जो भी है, जिनके पास भी पैसा है वो अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक कागज का टुकड़ा हो गया है। क्या अब इसका किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा भारत में? इसका इफेक्ट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय बाद मिलेगा। एकदम अगर आप चाहें क्या कि आज ये किया कल इसका असर मालूम नहीं, मैं इसका नेगेटिव इफेक्ट समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप रहे हैं इस क्रिमिनल लोगों के बीच, आप रहे हैं, आपने उनको बहुत करीब से समझा है।
ये जो फैसला हुआ है उनके हाथ पर सब जाम हो गए। अब क्या इस तरह का वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं? देखिए, किसी क्रिमिनल को अगर आप एक तमाचा मारें तो वो फ्यूरियस होता है बिल्कुल, और उस पर बदला लेने की का प्रयास करता है, और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये बात तो सही है कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे आतंकवादी हो, नक्सली हो या ड्रग माफिया हो, ये कुछ न कुछ तो अपना एक्शन बढ़ाएंगे शुरू में, लेकिन चूंकि सबका सोर्स पैसा है और पैसा उनके पास जब नहीं है तो वो इसको बढ़ा नहीं पाएंगे और वो बिखर जाएंगे। तो ये इसका इफेक्ट देखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब मिलेगा। बिल्कुल। अब हमारे साथ एक्टिविस्ट विशाल जी लगातार बने हुए हैं। विशाल जी, पहले 1000 और 500 का नोट हुआ करता था, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा, अब 2000 का नोट आ गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएगा और फिर वही कालाबाजारी, फिर वही भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा? देखिए, आप शुरुआत करिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से। जी बिल्कुल। जिसमें उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे के बाद ये पुरानी करेंसी जो है वो पूरी तरीके से रद्दी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने साइड का एक रास्ता दिखाया कि इस तरीके से आप नोट एक्सचेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप जमा कर सकते हो, मार्च तक आप जमा कर सकते हो। जहां तक मेरा सोचना है कि जो उनका पहला बयान था कि ये नोट रद्दी हो जाएंगे, उसने आम जनता के मन में भयंकर पैनिक क्रिएट कर दिया। आज उस पैनिक को आप देख सकते हैं सड़कों पे, जहां पे कई लोग 1000 रुपए के बदले 900 रुपए में अपने नोटों को बेच रहे हैं। और जहां तक जो दूसरा रास्ता है उन्होंने जो छोड़ा कि आप मार्च तक अपने नोटों को बदल सकते हैं, उसके लिए अभी ऊपर के लेवल पे कहीं मुझे कोई पैनिक दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज, जहां तक बात अभी अपने मुद्दे की ये है कि आपने मुझसे कहा कि इनसे पूछा नरेश गुप्ता जी से कि फुटकर व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि नरेश गुप्ता जी उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो बड़े लोगों की पार्टी बताई जाती है। फुटकर के वो लोग जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनकी सब्जियां खराब हो रही हैं, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो क्या ये 15-20 दिन सस्टेन कर पाएंगे? क्या उनके लिए कोई विकल्प छोड़ा गया है? क्या आप 86,000 करोड़ के 80% आप बता रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट प्रचलन में, अगर 80% वो नोट है प्रचलन में, तो आप ये मान के चलो कि नोट ही खत्म हो गए। क्या आप इतनी जल्दी इतने नोट बांट पाओगे? इसका इफेक्ट जो ये 1 महीने तक रहेगा, हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन पे इफेक्ट ना पड़ना बेईमानी की बात है। और मुझको ये नहीं लगता कि उनकी तरफ से हम लोगों को आंख बंद कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा तो असर हुआ। बिल्कुल, नरेश जी कहें। जी नरेश जी कहें, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं बता दूं, इसका निचले तबके पर पैसा आने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो करेंसी आ रही है उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सिस्टम भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने। पूरे बैंकिंग चैनल को इंस्ट्रक्शन है कि कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत फर्क नहीं होने वाला है। देखिए, कुछ तो परेशानी होगी, उससे मैंने कतई नहीं कहा, लेकिन विपक्ष के लोग और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन लोग पूरे जनता के बीच में ऐसा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सामान्य आदमी, बहुत गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का व्यक्ति इससे इतना प्रसन्न है। आप कल और परसों पूरे शहर का माहौल देखते, भ्रष्टाचारियों को छोड़ दीजिए, जो 10 रुपए के, जो 32,000 रुपए के सोने को 50,000 और 51 रुपए में खरीद रहे हैं, वो 55 और 50,000 और 51,000 में खरीद रहे हैं, तो उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। वो उनको तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारा पैसा डूब गया। लेकिन सामान्य जनता, जो गरीब लोग हैं, लेबरर्स हैं, जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं, उनको बिल्कुल पैनिक ही नहीं है। वो मान के चल रहे हैं कि उन्होंने बोला भाई ठीक है, 1 दिन 2 दिन हम देश के लिए अपना कुर्बान करेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है और बड़े लोग हैं, उनको तो एक सेकंड की भी उनको अपनी कुर्बानी लाजिम नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उनका भ्रष्टाचार में जो पैसे जमा किए गए हैं उसको कहीं लगा नहीं सकते, या वो उस पैसे को किस सोर्स से जमा करेंगे, कैसे जमा करेंगे। आपका जो लीगल पैसा है उसको तो जमा करने में प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं किया, कहीं बैन नहीं किया। आपके खाते बही में जो पैसे हैं, उन्होंने बोला कि गृहिणी कितना पैसे जमा कर सकती हैं, ऐसा तो कहते ही नहीं किया कि गृहिणी पैसा नहीं जमा कर सकती है। आपको पैसा जमा कर दीजिए, सिस्टम में आ जाएगा, आपको उसके बदले पैसे निकल जाएंगे। 2-4-8 दिन की बात है, 2-4-8 दिन में बहुत फर्क नहीं है। और कहाँ रिलैक्स देना है, उन्होंने रिलैक्स भी किया। पेट्रोल पंप वालों ने नहीं कर रहे थे, उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आया। आज अब ये जरूर है कि पेट्रोल पंप वालों ने आज भी ये करते हैं कि भाई हमारे पास चिल्लर नहीं है तो आप पूरे कप डाला लीजिए, ये संभव है।
लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं हो रहा है, उसको मटेरियल मिल गया है। इससे कहीं कोई फर्क नहीं है। मैं इस देश के सारे लोगों से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के सकारात्मक घोषणा का, कार्यप्रणाली का उनको स्वागत करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इस पर राजनीति कतई नहीं करें किसी भी राजनीतिक दल के लोग, इस पर कहीं कोई दुर्भावना नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी को लीक बहुत सिस्टम से काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा काम किया है, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, लेकिन काला बाजार जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, नहीं कर पाया। उनकी स्थिति तो अब यही हो गई कि उनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है विशाल जी। लेकिन मैं यही समझना चाहूंगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो बड़ा फैसला हुआ है ये आर्थिक स्थिति को तो मजबूत कर ही रहा है, लेकिन भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी था? बहुत जरूरी था, ये इतना जरूरी था बाह्य, अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या हो रहा है नॉर्थ नहीं, नरेश जी आप तो समर्थन करेंगे, मैं विशाल जी से समझना चाह रहा हूँ। ये सब नहीं, समर्थन करने का सवाल नहीं है। अब ये इस बात का एनालाइज करें, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं उनको पैसा फॉरेन करेंसी के थ्रू आता है, फॉरेन करेंसी के थ्रू कैसे पैसा आता है? अब वो उसका रूट को उन्होंने कैसे बंद किया, फॉरेन करेंसी के रूट को, पैसा कैसे मूव होगा? ये देखिए, आप प्रधानमंत्री जी ने आईडीएस में खुद आया, दिल्ली के बड़े व्यापारियों को उन्होंने एड्रेस किया, उसके बाद 3 बार एड्रेस किया, नेशन को एड्रेस किया, मन की बात में कहा, और दिवाली के पहले भी उन्होंने लोगों को कहा कि आपसे जो नहीं दिए हैं वो तकलीफ पाएंगे। लेकिन किसी ने, इन भ्रष्टाचारियों ने यह कल्पना नहीं करी थी कि प्रधानमंत्री ऐसा कोई स्टेप लेंगे कि रुपया को ही उन्होंने अबेंडन कर देंगे। बिल्कुल नरेश जी, मैं विशाल जी से समझ तो लूं वो क्या चाह रहे हैं। विशाल जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कहा कि ये फैसला अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए था, तो भारत की, हमारे देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी तो बेहद जरूरी था। जहां तक मेरा सोचना है कि जैसे नरेश गुप्ता जी बोल रहे हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म प्रजातंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, इससे भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये बात है कि इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों में और इन लोगों में एक हलचल मची हुई है, लोग सोना खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया गया कि कौन लोग सोना खरीद रहे हैं? सोना क्या ऐसे ही उसका मूवमेंट हो रहा था? एक सराफा गली है, आप लोगों ने उनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया? और जिन संरक्षकों की ये बात कर रहे हैं, उन संरक्षकों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? संरक्षक लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, इस चीज का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध कर रहे हैं उसका। नरेश जी, वही सब जगह आके नरेश जी, आप अपने क्रिटिसिज्म को इसके विरोध का स्वरूप देके आप दबाव बना रहे हैं। देखिए, हम बात ये कर रहे हैं कि इसकी सार्थकता क्या हो और इसकी सार्थकता कैसी होगी, इसमें विरोध कहीं नहीं है। हम भारत सरकार, भले वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, जो भी निर्णय लेगी देश के लिए लेगी और हम उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन क्या अपने क्रिटिसिज्म से आप लोगों को अगर कोई सहूलियत देना चाह रहा है, कोई आपको विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है, तो आप उसको देशद्रोही और वो सब बकवास करने लग जाएंगे। इस तरीके से किसी के भी विचार को आप देशद्रोह और विरोध और ये सब बात नहीं कर सकते। जो सर्जिकल स्ट्राइक को क्रिटिसाइज करे उसको क्वेश्चन मार्क। सर्जिकल स्ट्राइक को किसने क्रिटिसाइज नहीं किया? वही नहीं है तो ये आप लोग देश की मिलिट्री जो एक्शन ले रही है, जो किसी भी एंटी नेशनल लोगों को जेएनयू में, चलिए हम सर्जिकल स्ट्राइक पे गलत पहुंच गए, हम उधर मुड़ गए। हमें सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पर इस फैसले की देखना है कि अगर ये फैसला हुआ है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका झटका लगा है, और लगा है तो कितना लगा है, और उसका असर भारत के मार्केट पर कितना हुआ है, भारत के व्यापार पर, भारत के व्यवसाय पर कितना हुआ है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। सौरभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, कैश को लेकर जो व्यापार होता था, चाहे वो ड्रग मार्केट का हो, यहां अगर हमें नशीली दवाओं की जरूरत है तो हम उन नशीली दवाओं को पाकिस्तान भेज देते हैं और वहां से जाली नोट भारत ले लेते थे और उनको भारत के मार्केट में खपा देते थे। अभी तक ये स्थिति थी कि भारत में जो पैसा था 86% तो ठीक है, जो करेंसी थी 500 और 1000 के नोटों की, उसके अलावा ये मान लो आप उतनी ही जस्ट डबल जो नकली और जाली नोटों की थी, वो अब मार्केट से साफ हो गया। अब जो स्थिति है, अब अगर 86% या 100% जो करेंसी होगी वो ओरिजिनल और भारत सरकार का नोट होगा, तो क्या उससे अब इफेक्ट पड़ेगा?
देखिए बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी आप जो भी करेंसी है वो बैंकिंग चैनल में जानी है। जब बैंकिंग चैनल में ये पूरी करेंसी जाएगी, अपन ये एक क्षण को मान लें कि जो अपनी वैध आय को बैंकिंग चैनल के माध्यम से जमा करके उसको एक्सचेंज करना चाहता है, वो भी लेके जाएंगे, तो ये पूरी करेंसी बैंक में जाएगी, तो वहां पर जाली नोट पहले ही छटनी हो जाएंगे। तो जो नोट बचेंगे वो अपनी अर्थव्यवस्था में वापस चले जाएंगे। अब जो एक चर्चा हो रही है कि आईडीएस आया था, मैं एक थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। आईडीएस के अंदर बड़ा विरोध हुआ मोदी जी का कि उन्होंने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं या नेतागणों के पास जो पैसा है उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया। ये तो सिर्फ बनियों पे व्यापारियों को दिया और उनका पैसा ब्लैक मनी निकाला। तो मैं बड़ी सराहना करूंगा कि वो तो हो ही गया, जो डिक्लेरेशन होना था करीब 67,000 करोड़ का अपने डिक्लेरेशन हुआ, पर अब उन्होंने जो कैश भ्रष्ट अधिकारियों नेताओं के पास पड़ा हुआ है उसको अनयूजफुल कर दिया है। बाहर निकालने का क्या मतलब है? ये तो अनयूजफुल हो गया। अब तो वो किसी भी चीज में उसको यूज नहीं कर पाएंगे। पूरी करेंसी डिसॉल्व करके, अब देखिए आप भारत जो भी मुद्रा छापता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है तो जितने भी चाहो उतना छाप लो। उसके भी कई नियम है, कानून है कि आप कितनी मुद्रा छाप सकते हैं। आपको फिस्कल डेफिसिट देखना है, आपको अपना गोल्ड रिजर्व देखना है, तब आप मुद्रा छाप सकते हैं। जब आपकी ये संपूर्ण पुरानी करेंसी खत्म हो जाएगी, तब आप नए सिरे से नई मुद्रा जारी कर सकेंगे, और नई मुद्रा जारी होगी बैंकिंग चैनल से। अब जो भ्रष्ट अधिकारी या कहना चाहिए काला धन बैंक में जमा करने जाएगा, उसके ऊपर ऑलरेडी स्कैनर है। बिना प्रूफ के, बिना आपके खाता हुए आप जमा नहीं कर सकते जी। अब इसमें भारत की जनता का से ये निवेदन है कि दूसरे लोगों का पैसा अपने खाते में लेके जमा करके उन्हें वापस ना करें। ये हमारा सहयोग होगा मोदी जी के इस प्रयास को आगे ले जाने में। नहीं तो वहीं के वहीं काला धन फिर क्रिएट हो जाएगा। हम उनको जो कहना चाहिए, जो छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं कि लोग प्रयास कर रहे हैं, या जो जनरल चर्चा चल रही है कि किसी भी आधार कार्ड वाले को पकड़ो, उसको बोलो कि भाई 2 लाख रुपया ले ले और 50,000 काट के हमको 1.5 लाख दे दे। बिल्कुल, ये तो हो ही रहा है। ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी है। ये हमारा चरित्र है एज एन इंडियन नेशनल। हम अपने राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, ये हो ही रहा है। एक नेता ने तो नोटों की गड्डी बांट दी है, 3-3 लाख रुपए गांव वालों को बांट दिए हैं और कह दिया है कि जब वापस नए नोट आ जाए, नई करेंसी आ जाए तो हमें लौटा देना। विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आतंकियों की बात करें, आप छत्तीसगढ़ से हैं तो नक्सलियों की बात भी हम कर लेते हैं। नक्सली हो चाहे आतंकी हो, इनके पास अभी जो फंडिंग है, चाहे वो 500 का नोट हो चाहे 1000 का हो, वो करोड़ों अरबों में है। तो ये जो फैसला हुआ है, इसका अब उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचारियों के पास, ऊपर के भ्रष्टाचारियों के पास पैसा है, वो भी आतंक का ही है। भले वो नेताओं का हो, चाहे अफसरों का हो, चाहे नक्सलियों का। तो जो आतंक का पैसा है, वो लोग को कन्वर्ट कराने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये जो 50 दिन का, 100 दिन का टाइम दिया गया है, मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक पतली गली छोड़ दी गई है इनको कन्वर्ट कराने का। जो लोग आतंक के अपने ओहदे के बल पे इन पैसों का अर्जन कर सकते हैं, क्या हम ये ना सोचें कि इसको वो बदलवा भी सकते हैं उसी आतंक और उसी ओहदे के बल पे? मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम ये देखें कि सिस्टम में ऐसा कौन सा लैक्यूना है जिससे ये पैसा जनरेट हो रहा है। मेरे ध्यान संज्ञान में तो अभी ये भी आया है कि अब अधिकारी लोग ये मन बना रहे हैं कि हम कैश ना लेके उतने का सोना ले लेंगे। तो इस तरीके से आखिर भ्रष्टाचार हटता है नियत से, भ्रष्टाचार हटता है नियत से, भ्रष्टाचार हटता है आपने इतने सारे कानून बनाए, दहेज प्रताड़ना का बनाया, आपने घरेलू हिंसा का बनाया। ये सब कानून बनाने से न हट के एक जागरूकता, एक सिविक सेंस
और एक नागरिकों का देश के प्रति प्रेम जो है उससे ये आएगा। देश में आज तक नहीं करा पाए थे बड़े लोगों ने, मोदी जी कंपेल कर रहे हैं चरित्र के निर्माण के लिए। आप रास्ते बंद कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स प्रोविजन देखिए, आप पैसे डालेंगे तो कहाँ कहाँ आपको क्लच करेगी सरकार, आप पैसे का उपयोग करेंगे वहाँ कहाँ क्लच करेगी। अभी ये कह रहा हूं, कोई भी फैसला सही या गलत, बैंकिंग चैनल, कैश ट्रांजेक्शन, कोई भी फैसला सही या गलत परिणाम पे डिपेंड करेगा, सारी चीजें, और इसके परिणाम आने में समय है। इलेक्ट्रॉनिक हम करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे हम जो भी वो परिणाम हम नहीं समझना चाह रहे विशाल जी। हम अभी हाल ही में जो पैसा अभी इन आतंकवादियों के पास अभी बल्क में जो जमा होगा, ये फैसला तो एकाएक हुआ। पहले से तो इन लोगों के पास फंडिंग होगी ना, पहले से तो 500 और 1000 के नोट होंगे ना, उन पर हम डिस्कस कर रखे हैं। एसके शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कश्मीर में जो आतंकियों के लिए फंडिंग होती है, जो पैसा इकट्ठा होता है, जो बल्क उनका बनता है, उस पर कितना असर इसका पड़ेगा? उस पर कश्मीर का जो आतंकवाद है उस पर तो मैं समझता हूं कि 100% इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है और करीब करीब फेक करेंसी आ रही है, और उसी पैसे से वो जो स्कूल जला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसी से हो रहा है। जब उनके को ये पैसा मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जितना ये उनके पास है, चाहे पाकिस्तान में हो, ISIS के पास में हो, वो सब बेकार हो गया। अब ये जो नया पैसा आएगा, इसको वो पब्लिक तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और इसमें रूल्स भी थोड़े कठिन है कि आप इनकम टैक्स के काफी सख्त इसमें रूल्स हैं कि 2 लाख से ऊपर अगर आप जमा कराते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। तो वो बता पाना ही आदमी को मुश्किल जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से जब वो फेक करेंसी नहीं आ पाएगी मार्केट में, तो उन पर आतंकवादियों पर तो असर आज से ही शुरू हो गया, बल्कि कल से ही शुरू हो गया। जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे व्यापारियों पर शुरू हो गया, हाथ ठेले वालों पर, सब्जी वालों पर शुरू हो गया, वैसे ही आतंकवादियों पर शुरू हो गया। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, ये नहीं आएगी तब का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो 103% यहाँ पर 1000 के नोटों की जो जाली नोट है उनकी खपत है, 83% यहाँ पर 500 के जाली नोटों की खपत है, अब उसका क्या होगा? वो तो सब बेकार हो गए। उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वो तो केवल कागज के टुकड़े रह गए। अब जो नया नोट आएगा लोगों के पास में, वो उनके पास तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर उसको इजीली ही लोगों के पास पहुंचने दिया गया तो फिर वही स्थिति आ जाएगी जो अभी है। बिल्कुल। लेकिन जो नकली नोट, जो जाली नोट एटीएम से निकल रखे हैं, तो क्या अब वो वैसे के वैसे बैंक में जमा नहीं हो सकते? बैंक में अगर बल्क में पैसा, चलिए मैं अगर बल्क में पैसा जमा कर रहा हूं तो हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी में चला जाए, बैंक वाला भी ध्यान ना दे पाए। बैंक में आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि जब आप अपना पैसा जमा करने जाते हैं तो उनके यहाँ मशीन लगी हुई, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार उसमें निकाल करके देखता है, और जो भी फेक करेंसी होती है वो अलग निकल जाती है उसमें से। तो बैंक में तो अब जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब आप ये कहें ये पहले से मतलब कैसे पहुंचा, तो जिसमें पहले सब मिली भगत थी, खासकर बॉर्डर एरियाज पे, तो बैंक वाले मिले हुए थे। तो अब चूंकि जब वो जो फेक करेंसी आ रही थी वो जब आना ही बंद हो जाएगी, तो बैंक वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, तो उसको वो डाल ही नहीं सकता उसमें। ये चलिए, सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, एक लास्ट कमेंट के साथ, अब जो मार्केट की स्थिति है उसको समझते हुए 2 दिन में जो स्थिति निर्मित हो गई है, और अब लॉन्ग टाइम तक ये कब तक रह सकेगी, और आगे और इसको अगर और लंबे समय तक बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करें, एक लास्ट कमेंट के साथ। तो देखिए, जो अभी कहना चाहिए, लिक्विडिटी क्रंच आ गया है जो मार्केट में। अगर ऐसे देखा जाए तो सिर्फ कैश लिक्विडिटी क्रंच है। अगर ये पैसा बैंक में जा रहा है और हम खरीदारी बैंकिंग चैनल के माध्यमों से कर रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी क्रंच भी नहीं रहेगा। अब इस दिशा में ऑलरेडी प्रयास किए जा चुके हैं। जनधन योजना के अंदर सैकड़ों, लाखों, हजारों खाते खोले जा चुके हैं। रुपया कार्ड इनिशिएट किया जा चुका है ना, पेमेंट बैंक्स खोले जा चुके हैं, मोबाइल एप्स के थ्रू काफी सारे पेमेंट्स की सुविधा दी जा चुकी है। तो ये एक चेंज ऑफ हैबिट की बात है। ये चेंज ऑफ हैबिट मोदी जी ने स्टार्ट करी है, इसको हम जितनी जल्दी अपना लें उतने हम सुखी हो जाएंगे, उतना देश की अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलेगा, उतना ही काला धन
पे नियंत्रण लगेगा और उसी हिसाब से ये जो आपके जाली नोटों की समस्या है, सीमा पार से आतंकवाद की समस्या है, इन सब पे लगाम लगेगा। बिल्कुल। अब नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश जी, एक लास्ट कमेंट आपका इस पूरे डिस्कशन पर। हाँ दीपेश जी, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास बहुत पॉजिटिव ग्रोथ के साथ बढ़ेगी, नक्सलिज्म पर बड़ा कंट्रोल होगा, टेररिज्म के ऊपर उनकी फंडिंग पोजीशन आज की डेट में राइट नाउ 0 हो गई है, तो उनका मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। उनकी सबसे बड़ी बोझ होती है, उनके पास जो पैसे थे वो पैसे लगभग खत्म हो गए, अब वो बैंक में जा नहीं सकते हैं। काला धन पे जो बार बार विपक्ष का आरोप था कि अधिकारियों को नहीं दिया इन्होंने आईडीएस में, अब वो सिर्फ प्रोपोगंडा था, व्यापारियों को बरगला रहे थे। अधिकारियों को कैसे दिया जा सकता था आईडीएस का? आप जो भ्रष्टाचार किया है उस पैसे को लीगलाइज करने का कहीं कोई ऑप्शन है हिंदुस्तान में? ये विपक्ष के लोग जवाब दें, क्या फालतू बातें करते हैं? क्या उसको लीगलाइज करा देते? कुछ तो देश की बात समझे, समझ के बात करें। वो पैसा आज उनका 0 हो गया भ्रष्टाचार का। और प्रधानमंत्री जी आगे और क्या क्या करते हैं देखते जाइए। उन्होंने बोला मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये चरितार्थ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है वो पूर्णतः चरितार्थ हो रहा है और राष्ट्र देखिएगा उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में अपना नेतृत्व प्रदान करेगा। ये प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा और राष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा, आप चिंता न करें। बिल्कुल, चलिए हमारी भी यही उम्मीद है। इसके लूप होल के बजाय उसमें सजेशन दें, उसके डेवलपमेंट में सहयोग करें, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम मत करें। उसके सिंपैथाइजर से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से, इस देश के सभी नागरिकों को आपके चैनल से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र के विकास के लिए, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी जी के इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल, लोग कर भी रहे हैं। आज जिस तरह की स्थिति थी, लोग बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। लोग जब लंबी लंबी कतारों में लगे तो उन्होंने भी इत्मीनान से अपने पैसे को यहाँ पर चेंज कराया। भले 4000 रुपए उन्हें मिले। कहीं पैनिक आज पैनिक नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश जी, विशाल जी, एक लास्ट कमेंट के साथ, क्या अब भी आप मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत असर तो कहीं ना कहीं हुआ होगा? अंडरवर्ल्ड पे मान ले, कालाबाजारी पे मान ले, ड्रग मार्केट पे मान ले, भ्रष्टाचारियों पर मान ले। देखिए, मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री की जो कुछ भी घोषणा है वो देश के लिए है। मेरी शुभकामना है और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा सफल रहे, वरना ये देश का नुकसान हो। जहां तक बात है कि हमने ये तो कर दिया, अब इसके आगे क्या? क्या हम ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी मॉनिटरिंग ला पाएंगे? क्या हम इन लोगों जो गड़बड़ करते हैं उन लोग के बीच में रहते हुए उन सारे लूप होल्स को बंद कर पाएंगे? जहां तक बात है आतंकवादियों की, ड्रग माफिया की, टेम्परेरी एक स्लो डाउन रहेगा, लेकिन हम अगर कड़ाई से इन कानूनों का पालन और नहीं करा पाएंगे बिल्कुल, तो ये चीज फिर जस की तस हो जाएगी। जिस प्रकार से पहले भी नोटों को बंद कर दिया गया था, हमने ये देखा कि वो फिर से भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ गया था। बिल्कुल, लेकिन ये गलतियां फिर से ना हो, इस अपेक्षा के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं प्रधानमंत्री जी को। और मेरी अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद हो जाए। एक मेरी और उम्मीद है उनसे, बिल्कुल संक्षिप्त में, कि ये जो भ्रष्टाचारियों का पैसा, ये भ्रष्टाचारियों का पैसा जो 0 हो गया है, इतनी सजा काफी नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों का पहचान करके करप्शन, एंटी करप्शन एक्ट और जो भी हमारे कानून है, उनके तहत कार्रवाई कराने की भी जिम्मेदारी अब हमारी है और उनकी है। आज तक इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। बिल्कुल, इन्होंने उम्मीद यही है कार्रवाई होनी चाहिए। एस के शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं। शर्मा जी, एक सवाल ये क्यों उठता है, अगर इन सबको देखें, चाहे अंडरवर्ल्ड को देखिए, चाहे कालाबाजारी को देखिए, चाहे ड्रग मार्केट को देखिए, चाहे नक्सलियों को देखिए, 90%, 99% हम तो कहेंगे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, साफ कर दिया। अभी तक जो उनके पास पैसा था सब ब्लॉक हो गया है। अब उनके पास ये मान लो कंगाल हो गए हैं और हाथ पैर सब जाम हो गए हैं। अब जो 90% काम मोदी जी ने कर दिया है, अब बाकी का काम जिन जिम्मेदारों को करना है, विशाल जी भी वही बात कर रहे हैं और हम भी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, अब बाकी काम जो जिम्मेदारों को करना है, क्या वे अब अपना काम बखूबी कर पाएंगे? जहां तक इस
जो नोट चेंज करने का लगाया है प्रधानमंत्री जी ने, नियम बनाया है, इससे जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे अधिकारी हों या राजनेता हों, उनमें सबसे बड़ा शौक उनको को लगा है। और कई लोगों ने तो ये सबक भी लिया है इससे कि ये हम भ्रष्टाचार कर रहे थे, इससे कि हमको क्या फायदा हुआ, बेईमान कहलाए, तमाम लोगों की बद्दुआएं ली, बिल्कुल, और ये सब जीरो हो गया। सही। तो वो निश्चित तौर पे इसमें सबक लेंगे और भविष्य में इसमें परिवर्तन, उनकी व्यवहार में, उनकी शैली में परिवर्तन आएगा, ऐसी मेरा उम्मीद है मुझे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। सौरभ श्रीवास्तव आप हमारे साथ जुड़े। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विशाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की आतंकियों के बाद आर्थिक आतंकवाद पर किए गए जबरदस्त अटैक की, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह करने पर उतारू था, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और काले धन का खेल देश की तरक्की के आड़े आ रहा था। इस लिहाज से प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया ये कदम यकीनन सराहनीय तो है ही, साथ ही उतना ही साहसिक भी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री एंड पीएम एंड कंपनी ने आर्थिक आतंकवाद और करप्शन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल फूंककर अपना काम कर दिया है। अब आने वाले समय में चुनौती देश की जांच एजेंसियों के सामने होगी। चुनौती पाकिस्तान द्वारा 500 और 2000 के नकली नोटों को सरहद के इस पार आने से रोकने की है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब।